एज एन एएसओ मैंने खुद कुछ कमिटीज का ऑर्डर निकाला है, इसीलिए कमिटी कैसे बनती है, किस तरह से काम करती है, क्या रोल होता है, सारी चीजों की जानकारी मुझे एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट है। इसीलिए अभी जो 8th पे कमीशन का पूरा मॉडल है, ये कैसे काम करने वाला है, किस तरह से इसमें कमिटी गठित हुई है, कैसे ये काम करेगी, किस तरह की रिपोर्ट्स दे सकती है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। मैंने बहुत सारी वीडियोस अभी तक 8th पे कमीशन के ऊपर में देखी है जो लोगों ने बनाई है, लेकिन एसएससी के फील्ड में मेरे जितने को यूट्यूबर्स हैं, साथ में टीचर्स भी इंक्लूड करके बोलो, तो इसके ऑर्डर के ऊपर में बात ही नहीं किया, जबकि कमिटी का ऑर्डर ही सबसे मेन चीज होती है। तो उसको भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। 8वें वेतन आयोग के आने से पहले ही अब खबर ये है कि भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। 8वें पे कमीशन की सिफारिशें अगले वर्ष से लागू हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं ऑर्डर से ही शुरुआत करूंगी। तो अगर ये कमेटी बनी है तो इस कमेटी का जो ऑर्डर है प्रॉपर, इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, मैं बताऊंगी क्या होते हैं, वो सब कुछ गैजेट नोटिफिकेशन में आता है। तो यहाँ पर आप देख सक रहे होगे इसका गैजेट नोटिफिकेशन का नंबर क्या है, और ये 3 नवंबर 2025 में गैजेट में छपा था। तो यहाँ पर इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स के बारे में साफ साफ जानकारी दी गई है, जो कि आपके आगे आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, 100% आने ही वाले हैं किसी ना किसी शिफ्ट में। कमिटी की चेयरपर्सन है, जिसके चेयरपर्सन में मीटिंग्स होती हैं, जो इसमें डिसीजंस लेते हैं, वो हैं श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। एंड वी शुड अप्रिशिएट गवर्नमेंट कि उन्होंने एक फीमेल जस्टिस को इसका चेयरपर्सन बनाया है, जो कि विमेन एम्पावरमेंट को शो करता है। इसके बाद मेंबर है पार्ट टाइम, वो है प्रोफेसर पुलक घोष। एंड मेंबर सेक्रेटरी जो है वो है श्री पंकज जैन। मेंबर सेक्रेटरी क्या होते हैं, किसी भी कमेटी में जितने मेंबर्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन के लिए एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। यानी कि किसी भी मेंबर को किसी भी चीज के मैटर में कोई क्वेरी होती है तो वो किससे पूछेगा, सीधे चेयरपर्सन को तो फोन लगाएंगे नहीं, तो वो मेंबर सेक्रेटरी से बात करेगा, चाहे वो मीटिंग से रिलेटेड हो, क्या किसी भी रिपोर्ट से रिलेटेड हो, किसी भी डिसीजन से रिलेटेड हो। सो मेंबर सेक्रेटरी ये जैन सर हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट आप जो देख रहे हो, ये है टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन। ये है कि ये कमीशन क्या काम करेगी, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम करेगी। तो ये चीजें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आती हैं, किन किन चीजों को एग्जामिन किया जाएगा, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि भैया किस बेसिस पर आप डिसीजन ले रहे हो। तो इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आप जरूर पढ़िएगा, इससे आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि किन के बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है और किस तरह से काम होगा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन, मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी, इन तीनों लोगों का कमीशन बना और कमीशन ने फैसला सुना दिया। इसके अलावा जब भी एक इस बड़े लेवल पर कमीशन बनती है तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का व्यू लिया जाता है। या तो वो फिजिकली मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, वर्चुअली कर सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं, किसी भी तरीके से, लेकिन उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबसे सजेशन लिया जाता है, सबसे कमेंट्स लिए जाते हैं। एंड दिस इज हाउ द कमिटी वर्क्स। क्योंकि चेयरपर्सन इज नॉट अंतर्यामी कि भाई उसको सारी चीजों की जानकारी है, वो सारी चीजों को ऑलरेडी जानता है और उसके हिसाब से कोई डिसीजन ले लेगा। नो, उसके पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर से, अलग अलग लोगों से, और ये लोग छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं, या तो कोई इंस्टीट्यूशन के होल्डर्स होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं, या जो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट्स रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं। जो 8th पे कमीशन में जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उनके जो हेड्स होते हैं, उन सबसे कमेंट्स लिया जाता है। उन कमेंट्स को एनालाइज करती है कमीशन, उसके ऊपर सोचती है, एंड देन चेयरपर्सन और मेंबर्स मिलकर के एक डिसीजन पर पहुंचती है, और फिर उसको अनाउंस किया जाता है। और अनाउंस भी एज अ रिकमेंडेशन किया जाता है। वो फैसला नहीं दे देती कि भैया यही करना है, वो एक रिकमेंडेशन रेडी करती है। इसके बाद डीओपीटी का डिसीजन होता है। डीओपीटी यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ही डिसीजन होगा, क्योंकि वही डीओपीटी के हेड है, कि ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। अगर डीओपीटी को ऐसा लगता है कि ये रिकमेंडेशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकती है। तो दिस इज हाउ अ कमीशन और अ कमिटी वर्क्स। अब इसके बाद लास्ट पैरा जो होता है उसमें लिखा होता है कि ये कमेटी या कमीशन कितने टाइम में अपने रिकमेंडेशन को या रिपोर्ट को सबमिट करेगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अपने रिकमेंडेशंस को विद इन 18 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेशन देगी। कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऊपर लिखा हुआ है 3 नवंबर 2025। यहाँ से 1.5 साल के बाद यानी कि 2027 के लगभग मिड तक रिकमेंडेशन ही आएगा। उसके बाद इसके रिकमेंडेशन पर चर्चा होगी, डिसीजन लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2027 के एंड तक ये लागू होने के चांसेस है, इस पर फाइनल डिसीजन होने के
चांसेस। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि भैया ये 8th पे कमीशन है क्या। पे कमीशन जो होता है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के हित के लिए होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है इनकी सैलरी को रिवाइज करने की जरूरत होती है और इसका जो छोटा रिवीजन होता है वो डीए के हिसाब से होता है। 6 महीने में आपका जो डीए है वो 3%, 2%, 4% इस तरह से बढ़ती है। एक साल में लगभग 6% बढ़ जाती है। लेकिन आप भी देख रहे होंगे कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, तो ये जो डीए होता है ना, सच बताऊं तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए 10 साल के टाइम स्पैन में एक पे कमीशन का गठन होता है जो कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखे, महंगाई को देखे, देश में कितना पैसा है, कितने एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर में चर्चा करे और फिर बड़े लेवल पर इनकी सैलरी को रिवाइज कर दे। इसीलिए 10 साल के अंदर भी पे कमीशन बनाए जाते हैं। 1947 से पे कमीशन बनता आ रहा है और इस बार 8वां वेतन आयोग बनेगा जो कि 2027 के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लागू हो जाएगा। अब लागू तो वैसे ऑन पेपर इसको 1 जनवरी 2026 से होना चाहिए था, लेकिन ये 2027 के एंड तक होगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अच्छा 2026 तक आपका लागू होना चाहिए, 2027 के एंड तक होगा, तो एक साल का जो गैप है इसका क्या हमें एरियर मिलेगा। एरियर जो होता है इसका मतलब होता है कि बकाया राशि कि हमें मिलना चाहिए था इतना लेकिन मिला इतना, तो जो बच गया टाइम स्पैन उसका पैसा भी हमें दो। जैसे कि डीए जो होता है वो 1 जनवरी से लागू हो जाता है या 1 जुलाई से लागू हो जाता है, लेकिन वो मार्च के अराउंड या अप्रैल के अराउंड में हमें मिलता है। तो जनवरी से अप्रैल तक का एरियर मिल जाता है, जो बकाया था, जितना % हमें पहले से मिलना चाहिए था वो एरियर हमें मिल जाता है। लेकिन एक साल में इतने करोड़ों लोगों का क्या आपको लगता है सरकार एरियर देगी? मतलब कई लाख करोड़ हो जाएगा इस तरह से। तो मुझे तो नहीं लगता कि एरियर मिलने वाला है। पिछले जो 7th पे कमीशन था उसमें भी एरियर नहीं मिला था, अल्टीमेटली बहुत बड़ा अमाउंट ये बन के बाहर आता है। तो मुझे नहीं लगता इस बार भी एरियर मिलने वाला है। जब से ये लागू हो जाएगा तभी से आपको वो पैसे मिलने शुरू होंगे। तो ये हो गई एक बात। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर के ऊपर, जो लोगों को लग रहा है कि भैया हमारी सैलरी तो डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी बिकॉज ऑफ फिटमेंट फैक्टर जो 7th पे कमीशन में उन्होंने देखा था 2.75। तो उनको लगा कि उस टाइम पर जो सैलरी थी वो 2.5 गुना तक बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह से फिटमेंट फैक्टर नहीं काम करता है। देखिए, जो फिटमेंट फैक्टर है वो लगता है बेसिक पे के ऊपर, ना कि फुल सैलरी के ऊपर। आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है बेसिक पे, उसके बाद होता है डीए, डियरनेस अलाउंस, जो कि मैंने आपको बताया महंगाई के हिसाब से होता है और ये हर 6 महीने में बढ़ता है 3% के अराउंड। तो अभी जो ये चल रहा है वो 58% है, किसका? बेसिक पे का। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आपकी सैलरी का होता है वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के हिसाब से होता है। जैसे कि मैं एक्स सिटी में रहती हूँ दिल्ली में, तो ये 30% है, वाई में 20% और जेड में 10% होता है। इसके बाद टीपीटी अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि अराउंड मेरे लेवल पर 7th पे लेवल पर 5,000 6,000 के अराउंड होता है। तो ये पूरी की पूरी चीजें ऐड होकर आपकी फुल सैलरी बनती है। लेकिन फुल सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। फिटमेंट फैक्टर यानी कि कितना गुना बढ़ने वाली है आपकी बेसिक पे, यही डिसाइड करेगी आपकी कमीशन, और ये मल्टीप्लाई होगा आपके बेसिक पे से। और जब वो बेसिक पे से मल्टीप्लाई होगा और आपकी सैलरी बढ़ेगी तो डीए हो जाएगा 0। डीए यहाँ पर फिर 58% नहीं मिलेगा। जो बेसिक पे का 58% आपको अलग से मिल रहा था, अब वो नहीं मिलेगा। सो अब आपको समझ में आएगा कि सैलरी उतनी नहीं बढ़ने वाली है। इसको अगर मैं सिंपल समझाऊं तो मान लीजिए आपकी बेसिक पे 100 रुपए है, आपको 58% डीए मिलता है, यानी कि 58 रुपए का डीए आपको मिला। उसके बाद HRA मान लीजिए एक सिटी में 30% है तो 30 रुपए हो गए, और टीपीटी अलाउंस बहुत कम अमाउंट का होता है इसलिए मैं उसको भी रहने देती हूँ। तो टोटल मिला करके 100 + 58 + 30 188 रुपीज ये आपकी सैलरी बनती है। अब हम आ जाते हैं 8th पे कमीशन के बाद क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी बेसिक पे 100 है, जो कि फिटमेंट फैक्टर जो कि एक्सपर्ट बता रहे हैं 2.46 के अराउंड होने वाला है। तो मैं चलो 2.5 भी मान लेती हूँ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अगर मैं 2.5 इसको बढ़ाती हूँ तो ये हो जाता है 250 रुपीज, जो कि अब आपका बेसिक पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डीए अब आपको नहीं मिलेगा, डीए मिलेगा 0%। हालांकि डीए फिर वापस से 0 से शुरू होगा, तो हर 6 महीने में 3-3% के अराउंड वो बढ़ेगा आगे जाकर के, लेकिन शुरू हो जाएगा अब 0% से। इसके बाद HRA जो आपको 30% मिल रहा था बेसिक का, वो आपको मिलेगा, यानी कि HRA 75 रुपीज के अराउंड मिलेगा। तो टोटल जो आपकी सैलरी बन गई वो हो गई 325 रुपए। तो इंक्रीमेंट जो हुआ है यहाँ पर वो 137 का हुआ है। जबकि अगर सैलरी डबल हो जाती, यानी कि 188 का 2 गुना हो जाता,
तो सैलरी 188 रुपए बढ़ जाती। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि डबल नहीं होने वाला है, लेकिन एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट तो आपको देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। अब यहाँ पर मेरी जो सैलरी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 होता है तो कितना इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि ये 1.92 से लेकर 2.46 इतने के अंदर में ही रहेगा, इसके बाहर तो कभी नहीं जाने वाला है। अराउंड 2.21 2.22 मुझे इतना लगता है कि होगा, फिर भी मैं 2.5 आपके लिए लेकर के चलती हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसा मैं लेवल 7 के हिसाब से अपनी सैलरी में कैलकुलेशन करूंगी, सिमिलर कैलकुलेशन आप लेवल 4, 5, 6, 7, 8 इनमें खुद से लगा सकते हो और जान सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, या फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए एस्पायर कर रहे हो उसमें सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं अपनी सैलरी स्लिप आपको दिखाती हूँ। मेरी जो ग्रॉस सैलरी है वो है 97,808, मतलब 98,000 के अराउंड है, और मुझे जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 88,000 के अराउंड मिलती है। यहाँ पर भी एक खेला है, मैं आपको बताऊँ क्या। देखिए, अभी जो सैलरी मुझे मिल रही है ये टोटल मिला करके जो मेरा नेट वर्थ एक साल का है वो 12 लाख से कम है। तो अभी यहाँ पर आपको इनकम टैक्स नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसमें इनकम टैक्स लगता तो बहुत बड़ा अमाउंट मेरा इनकम टैक्स में ही चला जाता। तो जब 8th पे कमीशन आएगा उसके बाद मेरी सैलरी 12 लाख और जो 75,000 का डिडक्शन है उससे भी ऊपर चली जाएगी। उसके बाद मेरा कटेगा भारी भरकम इनकम टैक्स जो अभी नहीं कट रहा है। तो ले दे करके सैलरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इंक्रीमेंट है तो भैया स्वागत ही है उसका। तो लेट्स कैलकुलेट माय सैलरी अकॉर्डिंग टू 8th पे कमीशन नाउ। अभी जो मेरी बेसिक पे है वो 49,000 है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो 44,900 था। अभी मेरी आई थिंक 6 इंक्रीमेंट्स लग चुके हैं, उसके बाद 49,000 ये हो चुका है। अभी मेरी सैलरी में आपको बहुत सारी चीज़ें और दिख रही होंगी, जैसे कि पीपीटी अलावेंस यहाँ पर दिख रहा है, और रिडक्शन में भी आपको CGHS, NPS, CGHS मतलब इन चीज़ों का दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। NPS का है, लेकिन NPS जो है वो हमारे ही खाते में जाता है और रिटायरमेंट के बाद में आपको ही मिलता है, इसलिए मैं इसको कोई डिडक्शन नहीं मानती हूँ। ये हमारे ही पैसे हैं जो हमें बाद में मिल जाएंगे। इनफैक्ट सारे ही पैसे CGHS का बोलो, CGIS का बोलो, वो सब कुछ ले दे करके हमें ही मिलता है, इनकम टैक्स को छोड़ करके। और जो सोसाइटल रिकवरी आप देख रहे हो, ये मैं एक सोसाइटी का पार्ट हूँ तो उसमें 1000 रुपीज़ जाते हैं, उसका है। तो मैं यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन करूंगी, बहुत ज़्यादा दिमाग डिडक्शन वगैरह में नहीं लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको ओवरऑल चीज़ें बताऊंगी। मेरी बेसिक पे आपने देखी वो 49,000 रुपीज़ देखी, लेकिन ये जब लागू होगा 8th पे कमीशन तब तक आ जाएगा 2027 और मेरी लग जाएगी 2 ईयर्स की इंक्रीमेंट, यानी कि 2 बार इंक्रीमेंट लगेगी। और यहाँ पर आप सीधा देख सकते हो कि 2 इंक्रीमेंट के बाद 49,000 से मैं 52,000 का मेरा बेसिक पे हो जाने वाला है। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो तभी से ही करेंगे, यानी कि 2027 में जो सिनेरियो रहने वाला है सबके साथ सेम ही होगा, 2 इंक्रीमेंट सबकी लग जाएगी। 52,000 का नॉर्मल बेसिक पे मेरा होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम लगाएंगे फिटमेंट फैक्टर जो कि 8th पे कमीशन के बाद लगेगा, और ये 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं होगा, मैं वापस बता रही हूँ, बट जस्ट फॉर ए कैलकुलेशन। तो ये सीधे होने वाला है 1,30,000। यहाँ पर बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। इसके बाद जो ऐड होगा इसमें वो है HRA, जो कि अभी 30% है एक्स सिटी में, तो इसका 30% जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 39,000 रुपीज। इसके बाद इसमें जो ऐड होता है वो होता है DA, जो हो जाएगा आपका 0%। इसके बाद TPT अलावेंस होता है, ये होता है यूजुअली 3600 प्लस 3600 का DA परसेंटेज, लेकिन अब क्योंकि DA परसेंटेज 0 है तो 3600 हो जाएगा, लेकिन ये भी रिवाइज होगा। तो मैं इसको एज्यूम करके चलती हूँ कि ये भी 2.5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये होने वाला है 9,000 रुपए। ये हो सकता है इससे कम भी हो, ज्यादा भी हो, लेकिन मैं आपके लिए अच्छा खासा अमाउंट लेकर के चल रही हूँ। तो इतना सब कुछ होने के बाद हमारा जो ग्रॉस निकलेगा वो कितना निकलेगा हम देख लेते हैं। 1,30,000 प्लस 39,000 प्लस 9,000, टोटल ग्रॉस सैलरी जो है वो 1,78,000 रुपए आ गई, जो कि आपको बहुत बड़ा लगता होगा। लेकिन अब इसमें हम लगाएंगे रिकवरीज जो होती है गवर्नमेंट की। तो सबसे बड़ी रिकवरी हम लगाएंगे NPS की रिकवरी, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने ही वाली है। ये होता है बेसिक का 10%। तो बेसिक है आपका 1,30,000, इसका 10% यानी कि 13,000 रुपए इसमें से चले जाएंगे। इसके बाद इनकम टैक्स, CGHS और CGEGIS जो इंश्योरेंस स्कीम हमारी होती है, ये सब मिलाकर के भी अगर आपकी जाती है तो 10,000 से ज्यादा एक महीने में नहीं कटेगी तो 10 से 15,000, लेकिन वो रिकवर हो जाएगी। तो मैं एक महीने का 10,000 का लेके चल रही हूँ, तो 10,000 इसमें से और कट जाएंगे आपके। तो अब जो आपकी इन हैंड सैलरी बची वो आपके पास आ गई है 1,55,000 रुपए।
अगर आप सोच लो कि इनकम टैक्स 15,000 कट जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000, कि 1.5 लाख के करीब मेरी सैलरी फिर भी आएगी आज से 2 साल के बाद, अगर 8th पे कमीशन लागू होता है तो। वो भी तब जब मैंने 2.5 का फिटमेंट फैक्टर रखा है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो आप इस तरह से अपनी सैलरी देख सकते हो 2 साल के बाद लगभग कितनी हो जाएगी। तो अगर इतना फिटमेंट फैक्टर रखने पर ये 1.5 लाख आ रहा है तो मैं मान सकती हूँ लगभग 1,40 के करीब तो आएगी ही आएगी। तो अच्छी खासी सैलरी है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। डबल नहीं होगा लेकिन अच्छी खासी इंक्रीमेंट मुझे लग रही है, क्योंकि इंक्रीमेंट इज ऑलवेज वेलकम। और ये इंक्रीमेंट तब है जब 2.5 फिटमेंट फैक्टर मैंने लिया हुआ है। हालांकि इससे कम ही इंक्रीमेंट होगा, तो मुझे जहां तक लगता है कि 1,30,000 के अराउंड इन हैंड सैलरी आ सकती है लेवल 7 पे, जब मेरी मतलब 49,000 जब मेरी बेसिक पे है 6th इंक्रीमेंट्स के बाद में। 44,900 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका आते के साथ कितना बनेगा। जितना भी बनेगा, पहली ही सैलरी आपको 1 लाख से ऊपर मिल रही है, तो ये बहुत ही प्राउड की बात है। आप काफी मोटिवेशन मिलेगा कि भैया आते के साथ में 1 लाख सैलरी मुझे मिल रही है। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा और काफी राइट जानकारी मिली होगी कमीशन के बारे में, ऑर्डर के बारे में, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में। तो चलिए वेट करते हैं हम 8th पे कमीशन का। खुशखबरी तो ऑब्वियसली है ही है, आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।